अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निमर है और आज का हमारा टॉपिक है हेयर सीरम्स। हेयर सीरम्स यहाँ पे हम हर तरह के डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है माइनॉक्सिडिल और फाइनेस्टेराइड की कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। इसमें ये है, मैंने काफ़ी जगह देखा है कि इसमें इसका जो गलत यूज़ है कि कॉन्सेंट्रेशन का सही यूज़ ना करना, उससे जो है बल्कि पेशेंट जो है वो ख़राब होता है, ठीक है, उसको रिजल्ट्स नहीं आते या पेशेंट को सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि हमने किस तरह से सही कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सबसे पहले हम जरा माइनॉक्सिडिल और फाइनेस्टेराइड को देख लेते हैं। Topical minoxidil or finasteride combinations represent an advanced evidence-based therapeutic approach for androgenetic alopecia. Androgenic alopecia और androgenetic alopecia ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ये होता है कि एंड्रोजन्स बढ़ने से जो है मेल पैटर्न बाल्डनेस शुरू हो जाती है। और जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसमें ये होता है कि जेनेटिक टेंडेंसी इतनी स्ट्रांग होती है कि चाहे आपके एंड्रोजन लेवल्स नॉर्मल भी हैं फिर भी आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्लिनिक्स में इसको दोनों को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ही नॉर्मली कहा जाता है, एजीए इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये जो माइनॉक्सिडिल फाइनेस्टेराइड कॉम्बिनेशन है ये एविडेंस बेस्ड थेरेप्यूटिक अप्रोच है, ये सिर्फ तुक्का नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास स्टडीज़ हैं, विच इज़ अ हार्मोनली मीडिएटेड genetically determined condition leading to progressive हेयर फॉलिकल मिनिएचराइजेशन एंड स्कैल्प हेयर थिनिंग। ये देखें, इसमें दो फैक्टर्स हैं, हार्मोन्स और एक है जेनेटिक्स। कभी कभी पेशेंट के हार्मोन लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन जेनेटिक भी डिस्पोजिशन होती है। कभी कभी पेशेंट के पूरी चाचा मामू बाप भाई सबके बाल ठीक हैं लेकिन पेशेंट के अपने हार्मोन्स जो है उसका हो गया है इम्बैलेंस, जिसकी वजह से दोनों कंडीशन यानी कि जेनेटिक हो या हार्मोनल हो या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोग्रेसिव हेयर फॉलिकल मिनिएचराइजेशन, यानी कि बाल पहले बारीक होता है और कमज़ोर होना शुरू होता है, ठीक है। हेयर फॉलिकल का साइज ही छोटा हो जाता है, यानी कि बाल पतला है और उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है और साइज में छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसे बारीक बारीक से हो जाते हैं, छोटे छोटे से बाल रह जाते हैं। एंड स्कैल्प हेयर थिनिंग, और सर के जो बाल हैं वो बारीक होना शुरू हो गए, ठीक है। द synergistic यूज ऑफ minoxidil, which is a potent arteriolar vasodilator and potassium channel opener, with finasteride, which is a selective 5-alpha reductase type 2 inhibitor, targets the vascular and hormonal components of follicular decline। इसमें मोनोक्सिडिल होता है इन सीरम्स में। होता क्या है, ये आर्टीरियोलर डायलीटर है, यानी कि अगर आपने एक गार्डन है उसमें आपने पानी लगाया है और अगर आप पाइप का साइज छोटा रखते हो तो आप देखते हो कि थोड़ा पानी आ रहा है। अगर आप एक बड़े बोर का पाइप यूज़ करते हो, बड़े डायमीटर का, तो आप देखते हो बहुत सारा पानी आ रहा है। इसी तरह आर्टरीज का काम है ब्लड लेके आना, जिससे हमारे बालों को मिलती है न्यूट्रिशन और उसको मिलती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर आर्टरी ही डायलेट हो गई, बड़ी हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, ब्लड आएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन आएगी, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि माइनॉक्सिडिल का बेनिफिट आपने देख लिया। फिर ये पोटेशियम चैनल ओपनर है, ठीक है। इसको भी मैं अभी डिटेल में बताती हूँ कि पोटेशियम चैनल का क्या लिंक है इसके साथ। अच्छा, बेसिकली मोनोक्सिडिल करता क्या है। मोनोक्सिडिल जो है ना, ये जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं ना, इनको कर देता है ओपन। इनको ओपन करने से ये होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हो जाती हैं रिलैक्स, और जब वो रिलैक्स हो जाती हैं तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है अराउंड हेयर रूट्स, ठीक है, जिसकी वजह से मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स दे रीच द हेयर फॉलिकल, ठीक है। दिस हेल्प्स वीक या जो स्लीपिंग हेयर फॉलिकल्स होते हैं दे बिकम एक्टिव अगेन, ठीक है। फॉलिकल के अंदर मोनोक्सिडिल जो होता है वो ग्रोथ सिग्नल्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे बाल एक्टिव ग्रोथ फेज यानी एनाजन फेज के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बेशक वो मेल में हो या फीमेल में हो, फीमेल पैटर्न बालनेस हो या मेल पैटर्न बालनेस हो, असल में वहाँ पे हेयर रूट जो थे वो श्रिंक कर गए थे बिकॉज डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। अब माइनॉक्सिडिल डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन मॉलिक्यूल्स फॉलिकल्स को हेल्प करता है टू फाइट इट्स इफेक्ट्स, ठीक है। उन्होंने क्या कॉज करी थी, श्रिंकेज, और इसने क्या कॉज करनी है, उनको न्यूट्रिशन देनी है, फॉलिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देनी है, वो फिर से हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो हेल्दियर और थिकर होना शुरू हो जाते हैं हमारे फॉलिकल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं
किस लाइन पर थी मैं, एक सेकेंड। दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो है फाइनेस्टेराइड विच इज़ 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 इनहिबिटर, जो टारगेट करता है वास्कुलर और हार्मोनल कंपोनेंट्स। वास्कुलर कंपोनेंट को कर दिया माइनॉक्सिडिल ने, और ये हार्मोनल कंपोनेंट को करता है। अब ये भी आप सबको पता है कि ये जो हार्मोनल कंपोनेंट है वो इसमें क्या है। हार्मोनल कंपोनेंट इसमें ये है कि जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एक किस्म का होता है हमारा एंड्रोजन, यानी कि एक मेल हार्मोन होता है जो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसके लेवल्स बढ़े, हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़े या दूसरे सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है, उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने से भी ऐसे पाथवेज हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं 5 डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। एंड प्रोडक्ट हमारी होती है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो जो फाइनेस्टेराइड है ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो था, जब ये बन रहा था तो इसकी फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम हमें चाहिए था जिसका नाम था 5 अल्फा रिडक्टेज। और यानी कि ये एक वो चाबी थी जिससे ये ताला खुलना था, यानी कि ये बनना था डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जब फाइनेस्टेराइड ने 5 अल्फा रिडक्टेज को ही इनिबिट कर दिया तो प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो थी वो कम हो गई। जब प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ही कम हो गई तो फिर उसके इफेक्ट्स जो थे, जो कि हेयर फॉलिकल की थिनिंग और मिनिएचराइजेशन था, वो भी कम हो गया। तो जो हमारा हार्मोनल कंपोनेंट था वो इससे कंट्रोल हो गया। जब डीएचटी के लेवल्स जो थे वो लोअर हुए तो हेयर लॉस स्लो डाउन हो गया, हेयर फॉलिकल्स श्रिंक करना स्टॉप हो गए, न्यू हेयर ग्रोथ जो थी वो होना शुरू हो गई, ठीक है। तो इन शॉर्ट 5 अल्फा रिडक्टेज ने क्या किया कि उसने बनाना था डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन एंड अदर सेक्स हार्मोन्स, लेकिन फाइनेस्टेराइड ने जाके शट डाउन कर दिया 5 अल्फा रिडक्टेज को, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बन ही ना सका। और क्या हुआ कि इसने जो ये सारी तबाही मचाई थी वो भी सारी खत्म हो गई। फाइनेस्टेराइड वाज अ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर, इट प्रोटेक्ट्स द रूट्स फ्रॉम श्रिंकिंग स्पेशली इन मेन विद मेल पैटर्न बाल्डनेस, स्पेशली मेन में, ठीक है। ये इन दोनों का हमने छोटा सा रोल पढ़ लिया। इट टारगेट्स बोथ द वास्कुलर एंड हार्मोनल कंपोनेंट्स, इसीलिए जो कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ से हमने हार्मोनल कंपोनेंट को कंट्रोल किया, एक तरफ से वास्कुलर कंपोनेंट को, तो हमारा जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी एजीए था वापस आना शुरू हो गया। वेयर एज माइनॉक्सिडिल एक्ट्स प्राइमरली बाय स्टिमुलेटिंग द डर्मल पेपिला सेल एक्टिविटी। अब माइनॉक्सिडिल ने सिर्फ ये नहीं किया कि वेजोडाइलेटेशन करवा दिया आर्टेरियल लेवल पे, इसने साथ में डर्मल पेपिला की जो सेल थे उसकी एक्टिविटी को भी बढ़ा दी। जब डर्मल पेपिला की सेल एक्टिविटी बढ़ गई यानी कि न्यू सेल्स बनना शुरू हो गए, हेल्दी सेल्स, और वो अपना काम एफिशिएंटली परफॉर्म करना शुरू हो गए, इन्हांसिंग वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसे इसके अलावा इसने वीईजीएफ वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के लेवल्स को भी बढ़ा दिया, ठीक है। एंड प्रोलॉन्गिंग द एनर्जन ग्रोथ फेज ऑफ द हेयर साइकिल। जब पेशेंट एजीए का पेशेंट होता है यानी कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का, तो उसके बाल चले जाते हैं टीलोजन फेज में, जो कि शेडिंग ऑफ द हेयर होती है, जिसमें मिनिएचराइजेशन शेडिंग इस तरह से होना शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ, अब उसकी आर्टीरियल सप्लाई भी बढ़ गई, वीजीएफ के लेवल भी बढ़ गए, डर्मल पेपिलर सेल एक्टिविटी भी बढ़ गई, और साथ में जो बाल था वो चला गया एनाजन फेज में, और वो फेज भी प्रोलॉन्ग कर दिया गया, यानी कि बाल अब एनाजन फेज में ही रहता है, शेडिंग फेज में नहीं जाता, डिक्लाइन के फेज में नहीं जाता, ठीक है। फाइनेस्टेराइड जो था इसने लोकली रिड्यूस किया डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन को, यानी कि आप कोई मर्द इसको इस्तेमाल करने से परेशान ना हो, ये उसके जिस्म के अंदर मेल हार्मोन्स को कम नहीं करेगा। इसने सिर्फ लोकल यानी कि जहाँ पे आप स्प्रे करें जैसे स्कैल्प, वहाँ पे उसने डीएचटी की कॉन्सेंट्रेशन को कम किया। कैसे कम किया, ये 5 अल्फा रिडक्टेज वो एंजाइम जो इन्वॉल्व था इन द प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इसने उसको कर दिया इनहिबिट, ठीक है। एंड ससेप्टेबल follicles preventing further miniaturization। डीएचटी आगे जो लॉसेस करवा रहा था, बालों को पतला कमजोर छोटा कर रहा था, वो अब एक जगह रुक गए और फर्दर वो कमजोर और छोटे होना बंद हो गए। टॉपिकल को फॉर्मुलेशन प्रोवाइड्स दीज डुअल बेनिफिट्स, दोनों फायदे हमें मिल गए। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की जो तबाही थी वो भी रुक गई, और जो अब फॉलिकल्स खराब हो चुके थे, छोटे हो चुके थे, वो मजीद बेहतर होना शुरू हो गए, ठीक है। मिनिमाइजिंग सिस्टेमिक एक्सपोजर, और ये भी नहीं कि बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स कम होना शुरू हो गए, ठीक है। thus lowering the risk of sexual and endocrine adverse effects commonly seen with finasteride, oral finasteride। पहले oral finasteride दी जाती थी जिसकी वजह से
मेल जो थे उनके अंदर खास तौर से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता था और इनफर्टिलिटी भी आती थी। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहली जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास 3% माइनॉक्सिडिल 0.1% फाइनेस्टेराइड है। ये तस्वीर है स्प्रे की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अवेलेबल है वहाँ पर, आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें टॉपिकल का मतलब होता है कि किसी जगह पे लोकली लगाने वाली चीज़, ऊपर से लगाने वाली चीज़। ठीक है, इसमें माइनॉक्सिडिल है, 3% फाइनेस्टेराइड है, 0.1% ये हेयर स्प्रे है। इसके 2 पफ सुबह 2 शाम भी लगा सकते हैं। अभी डिटेल में तरीका बताती हूँ। इसमें माइनॉक्सिडिल 3% है जो वेजोडाइलेटरी है, हेयर ग्रोथ प्रोमोटर भी है। कौन से हेयर ग्रोथ हार्मोन का ये प्रोमोटर है? ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स के लेवल्स को बढ़ा देता है। और फाइनेस्टेराइड है 0.1% जो कि टाइप 2 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, लोकली एक्टिंग, बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं लाता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इंडिकेशंस फॉर दिस एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है 3% मोनोक्सिडिल 0.1% फाइनेस्टेराइड, इसके लिए आप पहले ये देखें नॉरवुड हैमिल्टन स्केल। इसमें आप देखें 1 2 3 4 फिर 5 6 7 और फिर 2A 3A 4A 5A, ये जो स्टेजेस हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की, इनको देख के ये वाला अगर चार्ट आप अपने सामने लगा लें और जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं आप उनको देखें तो आपको वैसे तो इसमें बहुत डिटेल्ड स्टडीज रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट किस स्टेज पे है। तो आपने उसके मुताबिक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करनी है। अर्ली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए ये वाली कॉन्सेंट्रेशन है, ये सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है, जिसमें माइल्ड वर्टेक्स और मिड स्कैल्प थिनिंग इन मेन। वर्टेक्स क्या होता है? जिसको ये फोरहेड के ऊपर जो एरिया है ये, और मिड स्कैल्प जो ऊपर वाला होता है। ठीक है, इन मेन। मेंटेनेंस आफ्टर इनिशियल डेंसिफिकेशन विद स्ट्रॉन्गर regimes, विद स्ट्रॉन्गर रेजिमेंट्स। जब एक दफ़ा आपका अर्ली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का पेशेंट है उसको भी आपने दे दिया, ऐसा पेशेंट जिसका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका हुआ है या उसने ओवरकम कर लिया हुआ है और अब वो मेंटेनेंस पे रहना चाहता है एग्रेसिव थेरेपीज के बाद, तो उसको आप मेंटेनेंस के लिए 3% और 3% मोनॉक्सिडिल 0.1% फाइनेस्टेराइड कॉम्बिनेशन भी देते हैं। ठीक है, विद स्ट्रॉन्गर रेजिमेंट्स, यानी कि एक दफ़ा आपने डेंसिफिकेशन कर ली, बाल हेयर डेंसिटी इंक्रीज कर ली स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स के साथ, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कह दिया, जैसे कि आपने हेक्सोसोम्स किए या कुछ और किया, अब आप मेंटेनेंस के लिए उसको देते हो। इसके अलावा पेशेंट सेंसिटिव टू इरिटेशन और सिस्टेमिक साइड इफेक्ट विशिंगा कंजर्वेटिव स्टार्ट, क्योंकि आर्टियोल विजोडाइलेटर है तो कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेडेक स्टार्ट हो जाती है स्ट्रॉन्ग थेरेपी से, इसकी वजह से उनका कंप्लायंस कम हो जाता है। तो अभी आप स्टार्ट में, या इरिटेशन भी हो जाती है कुछ लोगों को, आप थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, पेशेंट जब उसका यूज टू हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यानी कि पेशेंट बेशक अर्ली एंडोजेनेटिक एलोपेशिया का पेशेंट ना हो, लेकिन आप फिर भी थोड़ी ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ऑफ लेबल इन women with androgenetic alopecia only when pregnancy is excluded and with specialist guidance finasteride exposure risk। इसमें यह है कि जो प्रेगनेंसी है ना उसको एक्सक्लूड करें, क्योंकि जो फाइनेस्टेराइड है टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, और विमेन में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में यूज किया जाता है, लेकिन ये ऑफ लेबल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी होंगी, बेशक ये इतना माइल्ड है। प्रेगनेंसी है, पोटेंशियल प्रेगनेंसी, फाइनेस्टेराइड टेराटोजेनिक है टू मेल फीटस। अब देखो, प्रेगनेंसी या पोटेंशियल प्रेगनेंसी, लड़की की शादी होने वाली है, वो आपसे ये ले लेती है, आप दे देते हो, उसके बाद वो यूज़ करती रहती है, फॉलो अप नहीं होता आपका भी पेशेंट के साथ, और बाद में उसका मेल फीटस था तो उसके लिए टेराटोजेनिक है। ठीक है, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग में, इसमें भी आपको नहीं पता कि ट्रांसफ़र हो सकता है, इसीलिए आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। शादी डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद अक्सर ख़वातीन आपके पास आती हैं कि हमारे सारे बाल गिर गए। हाइपर सेंसिटिविटी टू मोनोक्सिडिल फाइनेस्टेराइड व्हीकल, कुछ लोगों को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है जिसमें मोनोक्सिडिल फाइनेस्टेराइड भी शामिल है, दोनों में से किसी एक या कॉम्बिनेशन से एलर्जी हो जाती है। एक्टिव स्कैल्प डर्मेटोसिस, जिसको सवेयर डर्मेटाइटिस चल रहा है, सोराइसिस है, स्कैल्प सोराइसिस है, या कोई इन्फेक्शन चल रही है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस चल रहा है, उसका उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना या उस एलर्जी का ट्रीटमेंट करना या उस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। उस वक्त आप नहीं देते। इससे क्या होगा कि अगर आप दे देते हो तो एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उस वक्त हमारा बैरियर कमज़ोर हुआ होता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इरिटेशन हो जाएगी पेशेंट को। अनकंट्रोल्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा विच इज़ रेयर बट प्रूडेंट कॉशन विद मोनोक्सिडिल। अनकंट्रोल कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या होती है? अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, मेरा तो जी कभी कभार ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि 180 90 हो जाता है,
वैसे मेरा जी इतना रहता है, ये अनकंट्रोल्ड है। जो पेशेंट कंट्रोल्ड ऑन ट्रीटमेंट है उसको आप यूज़ करवा सकते हैं। और फियोग्राम्साइटोमा आपको पता है कि एक ट्यूमर होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है टू मेडिकेशन। थोड़ा रेयर होता है, लेकिन इसमें आप माइनॉक्सिडिल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होते हैं डोज लिंक्ड क्या है इसके, हमने पढ़ लिया था। मोनोक्सिडिल क्या करता है, फाइनेस्ट्राइड क्या करता है, हम देखते हैं 3% खास तौर से क्या क्या करता है। ये ओपन करता है पोटेशियम एटीपी गेटेड पोटेशियम चैनल्स को, यानी कि सारे पोटेशियम चैनल नहीं, जो एटीपी गेटेड पोटेशियम चैनल थे उनको इसने ओपन कर दिया इन डर्मल पेपिला, जिससे वास्कुलर परफ्यूजन इंक्रीज हुई। एक दूसरी वास्कुलर परफ्यूजन इंक्रीज कैसे हुई, ब्लड ज़्यादा आना शुरू हो गया। नंबर 2, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के जो थे वो लेवल्स बढ़ गए। नंबर 3, एनाजन फेज प्रोलॉन्ग हो गया। जिस बाल ने 28 दिन बाद गिरना था या उस पेशेंट में गिर रहा था, हर 15 दिन बाद बाल गिरा था, वो अब 60 दिन बाद गिर रहा है। ठीक है, यानी कि उसके जो ग्रोथ फेज है, जो उसका एक्टिवली ग्रोथ फेज है, वो उसका बढ़ गया। 3% जो है जेंटलर होता है देन 5%। यूजुअली आप मार्केट में देखते हो तो 5% मोनोक्सिडिल मिलता है, आप सोचते हो कि ये 3% कहाँ से आ गया, तो ये जेंटल होता है। इसमें टिपिकली विद लेस इरिटेशन एंड लेस हाइपरट्रिक्योसिस, इरिटेशन भी कम होती है कि पेशेंट को इचिंग वगैरह नहीं स्टार्ट हो जाती, और हाइपरट्रिक्योसिस होता है कि नए बाल बहुत ज़्यादा उग जाना। ठीक है, वो भी इसमें कम होता है। जो फाइनेस्टाइड 0.1% होता है, ये टोपिकली रिड्यूसेस स्कैल्प डीएचटी लेवल्स, स्कैल्प में डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को कम कर देता है। कैसे, ये इनहिबिट करता है किसको, 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 को, जो क्या था, जो एंजाइम था इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएचटी विद मिनिमल स्पेक्ट्रम इम्पैक्ट एट द माइक्रोडोज, with minimal serum impact at this microdose adequate for early disease stabilization। इस इतनी थोड़ी डोज से 0.1% से पेशेंट को अगले दिन नए बाल तो नहीं हो गए होंगे, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि डिजीज कुछ हद तक स्टेबल हो जाएगी, एक्टिव हेयर फॉल कम हो जाएगा, और पेशेंट होता है फिर वो यूज हो जाता है, और फिर आप उसको ज़्यादा डोज की तरफ ले जाते हो। और दूसरा हमने पढ़ा था कि ये किस में यूज़ होता है, मेंटेनेंस थेरेपी में। अब आप ये तस्वीर देखें, इस पे नंबर 1 जहाँ लिखा हुआ देखें कि फोलिकल रेस्टिंग फेज शॉर्टेंड। फोलिकल रेस्टिंग फेज कैसे शॉर्टन हुआ, ये जो माइनॉक्सिडिल आया इसने फोलिकल का रेस्टिंग फेज शॉर्ट कर दिया, एनाजन फेज को इंक्रीज कर दिया, और साथ ग्रीन में लिखा हुआ है हेयर ग्रोथ बूस्टेड, और ऊपर को एरो बना हुआ है। दूसरा, ये नीचे गया वेसल में, वेसल में जाकर इसने क्या किया, ब्लड वेसल डायलिटेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल साइज बड़ा हो गया। और कैसे होता है, पोटेशियम गेटेड एटीपी गेटेड पोटेशियम चैनल्स की वजह से उनको ये ओपन कर देता है। ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ा, ब्लड फ्लो बढ़ा तो आप देखें ये ऑक्सीजन और ये जो रेड येलो ब्लू ग्रीन है, ये इंक्रीज ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो थे बाल को मिलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो गई। अब आप आ जाए नंबर 3 पे। ठीक है, नंबर 3 पे देखें तो इसके लिए आप एफ पे आए, पहले फाइनेस्टेराइड पे। फाइनेस्टेराइड जो था वो आया और उसने टेस्टोस्टेरोन की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म थी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसको बनना ऐसे रोक दिया। ठीक है, किस तरह से रोका कि 5 अल्फा रिडक्टेज, वो एंजाइम जो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट करता, उसने बेसिकली उसको रोक दिया। उसको रोका तो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स थे वो हो गए कम, और ये जो ब्लू कलर के रिसेप्टर्स हैं जिस पर डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जाके बाइंड कर रहा था, एक्सक्यूज मी, वहां पे अब 2 की बजाय एक ये रेड कलर का डीएचटी है। नंबर 3 फिगर में आप देखें तो एक जो है 2 की बजाय एक रेड कलर का ये डीएचटी है, तो हेयर लॉस जो था वो कम हो गया। तो यही तस्वीर आगे चलेगी हमारी, एक के क्या के फोलिकल की रेस्टिंग फेज को शॉर्टन कर दिया और उसकी ग्रोथ फेज को इंक्रीज किया, दूसरा इंक्रीज ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कर दी, और तीसरा जो था हेयर लॉस को रिड्यूस कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं तो साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं इसी कॉन्सेंट्रेशन के, यानी 3% माइनॉक्सिडिल, 0.1% फाइनेस्टेराइड। लोकल में माइल्ड प्यूराइटिस, ठीक है, ड्राइनेस, फ्लेकिंग, कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस, सिर्फ 5 to 10% पॉपुलेशन में हमने ये एक्सपीरियंस किया है। और जो सिस्टेमिक है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो सिर्फ 0.1% लोगों में आए, जिसमें लाइट हेडेडनेस, पैल्पिटेशन ड्यू टू माइनॉक्सिडिल, और लिबिडो चेंज डिक्रीज हो जाती है, लिबिडो ड्यू टू फाइनेस्टेराइड, विच इज़ अनकॉमन फॉर दिस लो डोज, लेकिन फिर भी 0.1% लोगों में ये रिपोर्ट किए गए। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को बताना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि उसको समझ आए कि आपने उसको गलत दवाई नहीं दी, ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मेथड ऑफ यूजेज क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। एक तो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना आता है और आप माइंड में अपने क्लियर हो। इसकी डोज होती है 1 ml टू द अफेक्टेड स्कैल्प वंस,
to twice daily. Start once daily for 2 to 4 weeks to assess tolerance. दिन में 1 ml आपने जो है वो शुरू करवाया अफेक्टेड स्कैल्प पे, यानी कि अगर से वर्टेक्स या आपका जो है सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प सिर्फ वहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मिड स्कैल्प और वर्टेक्स के अलावा पूरे सर में पीछे भी हर जगह जो है आप जाके स्कैल्प स्प्रे करना शुरू हो। किसी की सिर्फ हेयर लाइन है तो सिर्फ आपने हेयर लाइन पे ऊपर ही बताना है, वहाँ पे स्प्रे करना शुरू कर देंगे और फिर 2 से 4 हफ्ते यानी तकरीबन 1 महीने तक दिन में 1 दफ़ा ही करेंगे। फिर आप उसको ट्वाइस डेली पर शिफ्ट कर देंगे। पेशेंट से कहेंगे 2 हफ्ते के बाद आपको व्हाट्सएप कर दे कि उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे, तो अगर उसको नहीं आ रहे इसका मतलब है उसकी अच्छी टॉलरेंस बन गई है, तो फिर आप उसको 2 हफ्ते के बाद ही आप उसको टू टू टाइम्स अ डे पे कर देंगे या 1 महीने बाद फिर 2 टाइम्स अ डे पे कर देंगे। टेक्निक ये होती है कि बालों की आपने मांग निकालनी है, पार्ट द हेयर, और स्प्रे करें या ड्रॉप लगाएं। स्प्रे करना बहुत आसान होता है, उसमें ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है थोड़े से सीरम में। उसके बाद फिंगर डॉप टू स्प्रेड, उंगली से थोड़ा सा मसाज करें ताकि वो अच्छी तरह स्प्रेड भी हो जाए और वो एब्जॉर्ब भी हो जाए। वॉश हैंड्स टू अवॉइड वॉशिंग स्कैल्प फॉर 4 to 6 आवर्स। रात को लगाकर सोने से ये होता है कि 4 से 6 घंटे तक आराम से स्किन भी रिपेयर मोड में होती है, एब्जॉर्ब होता रहता है और वॉशिंग करने से प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होती। और सुबह ऑफिस जाने से पहले लगाने से भी 4 से 6 घंटे तक तो बात नहीं ना लेना, तो फिर इस तरह सुबह और रात वाली जो रूटीन है बड़ी अच्छी रह जाती है। और जंक्स क्या है, 1 to 2 टाइम्स अ वीक कीटोकोनाजोल शैम्पू साथ, यानी जो कोनाज शैम्पू के नाम से आता है, वो भी पेशेंट को एडवाइस करें। और 1 to 2% जो है शैम्पू भी एडवाइस कर दें। और साथ में ऑप्शनल वीकली माइक्रो नीडलिंग 1 mm की डेप्थ पे इफ़ टॉलरेटेड, यानी अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो उससे कहेंगे कीटोकोनाजोल वाला शैम्पू भी स्टार्ट कर दे। शैम्पू जो दूसरा शैम्पू है माइनॉक्सिडिल फाइनेस्टेराइड वाला शैम्पू, वो भी स्टार्ट कर दे। और इसके अलावा हर हफ्ते आके माइक्रो नीडलिंग भी कराए 1 mm डेप्थ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इससे रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। रिजल्ट्स ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शेडिंग है कंट्रोल होती है 6 to 10 वीक्स में, यानी 1.5 महीने से लेके 2.5 महीने तक शेडिंग कंट्रोल होगी। बाल गिरना रुकेंगे, ये नहीं कि रात को लगाया तो सुबह मेरे बाल गिरना क्यों नहीं रुके। फिर डेंसिटी और मिनिचराइजेशन रिवर्सल, यानी कि बालों की डेंसिटी एक स्क्वायर इंच के ऊपर जितने बालों का नंबर था उसे डबल ट्रिपल हो जाना, नंबर ऑफ हेयर्स बढ़ जाना। और मिनिचराइजेशन रिवर्सल, यानी कि बाल जो पतले कमज़ोर से टूटे छोटे छोटे थे वो बड़े बड़े हो जाना, थिक हो जाना जैसे पहले थे। इसके लिए कम से कम लगेंगे कितना अरसा, 4 to 6 months। ठीक है, इट इज़ बेस्ट फॉर मेंटेनेंस और अर्ली गेन। ये मेंटेनेंस थेरेपी के लिए ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन। और ये है कि अर्ली गेन यानी कि बाद में आप इसको हाई डोज पे शिफ्ट कर सकते हो। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, स्लोअर देन 5% मोनोक्सिडिल मिक्सेस बट एक्सेलेंट टॉलरेबिलिटी। 5% से ये स्लो काम कर रहा है। आप देखें कि सिर्फ हेयर फॉल रोकने में 6 से 10 हफ्ते लगा रहा है और नए बाल उगाने में और थिक करने में उनको 4 से 6 महीने लगा रहे हैं, लेकिन इसकी टॉलरेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप ये देखें ज़रा फिगर देखिए कि 3 months 3% मोनोक्सिल 0.1% फाइनेस्टेराइड हमने दिया इस पेशेंट को, जिसको माइल्ड टॉपिकल कॉम्बिनेशन दी फॉर अर्ली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसको क्या था, अर्ली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये 2 पेशेंट्स हैं, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। ठीक है, अब आप आफ्टर 12 मंथ्स, 1 साल उसने इसको रेगुलर यूज़ किया। रेगुलर यूज़ करने का मतलब ये होता है कि अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपने रोज़ यूज़ करना है, तो पेशेंट हफ्ते में 5 दिन यूज़ कर पाता है, 2 दिन वो यूज़ नहीं कर पाता। ये बात अपने जहन में रखें। ठीक है, तो ये जो इसका 15% इंक्रीज हुआ है, जो हमने पढ़ा कि डेंसिटी, ये इसके बालों की इंक्रीज हुई है। फिर जो हमने पढ़ा कि शेडिंग 35% कम हुई है और विजिबल चेंज आई है 5 to 6 मंथ्स में। और 60% जो है इसका एक अच्छा हमें रिजल्ट मिला है या अच्छा प्रोग्नोसिस मिला है। ठीक है, तो आप ये देख लें, ये जो है रियलिस्टिक जो इमेजेस हैं उनको कन्वर्ट किया गया है मॉडल इमेज में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा हमारे पास जो सीरम है वो है 5% मोनोक्सिडिल 0.1% फाइनेस्टेराइड। ये आपको अच्छी तरह पता है मोनोक्सिडिल क्या करता है, फाइनेस्टेराइड क्या करता है। परसेंटेजेस मैंने बोल दी, इसके ऊपर भी लिखी हुई हैं, सीरम की पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, यही इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। इंडिकेशन में फर्स्ट लाइन फॉर अर्ली टू माइल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इन मेन। मेन के अंदर अभी अर्ली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, बाल अभी कमजोरी होना शुरू हुए या माइल्ड भी है, तो भी फर्स्ट लाइन ये है। अब आप कहेंगे कि 3% और 0.1% हमने क्यों दिया था पहले, तो जिन लोगों को टॉलरेंस डेवलप करनी है हमने, या जो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते एकदम से, उनको हमने 3% से स्टार्ट कराया था।
किताब हमें फर्स्ट लाइन यही कहती है, लेकिन जैसे ही पेशेंट ये यूज़ करता है उसको साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर छोड़ देता है। तो इसके लिए आप पहले कम परसेंटेज से स्टार्ट करें। दूसरा ये यूज़ होता है एज ए मेंटेनेंस आफ्टर ओरल फाइनेस्टेराइड सेसेशन, डिजायरिंग लोअर सिस्टेमिक एक्सपोजर। जो पहले गोली दी जाती थी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फाइनेस्टेराइड के लेवल्स को कम करने के लिए, सॉरी, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, यानी फाइनेस्टेराइड की गोली दी जाती थी 5 अल्फा रिडक्टेज को के लेवल को कम करने के लिए, ताकि डीएचटी के लेवल्स कम हो। उसकी जगह पे जब आप उसको छोड़ते हैं, क्योंकि उससे सिस्टेमिक साइड इफेक्ट आ रहे थे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रहा था, इंपोर्टेंस आ रही थी, तो उसकी जगह पे हम फिर मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे 5% मोनोक्सिडिल 0.1% फाइनेस्टेराइड की कॉम्बिनेशन दे देते हैं सर में स्प्रे करने के लिए। ठीक है। पेशेंट्स वेटिंग मैक्सिमम मोनोक्सिडिल इफेक्ट विद माइक्रो डोज फाइनेस्टाइड। ऐसे पेशेंट्स जो चाहते हैं कि हमें मोनोक्सिडिल की हम थोड़ी थोड़ी डोज ही यूज़ करें, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो 3% मोनोक्सिडिल और 0.1% फाइनेस्टाइड था वो टू स्लो था। अब हमने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया, लेकिन अभी भी हम बहुत ज़्यादा उस पर नहीं आए फाइनेस्टेराइड की डोज पे, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कह लो, मेल पेशेंट ये सोचता है कि अगर मेरे स्कैल्प में फाइनेस्टेराइड एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो मेरी बॉडी में भी जाके कोई ना कोई साइड इफेक्ट करेगा। तो वो चाहते हैं कि माइनॉक्सिडिल का हमें फुल बेनिफिट हो, लेकिन फाइनेस्टेराइड अंदर थोड़ा सा हो। तो ये जो 5% माइनॉक्सिडिल 0.1% फाइनेस्टेराइड कॉम्बिनेशन है, ये ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो माइनॉक्सिडिल का फुल बेनिफिट लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा फाइनेस्टेराइड शायद ऐड करवाते हैं, क्योंकि उनको सिस्टेमिक जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सेम कोर्स सेट एज अबव जो हमने पढ़ा था, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, हाइपरसेंसिटिविटी, एक्टिव डर्मेटाइटिस, हाई कार्डियक रिस्क। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एक्सेस फेशियल और बॉडी हेयर सेंसिटिविटी, और 5% मोनोक्सिडिल इंक्रीजेस हाइपरट्रिक्योसिस रिस्क। हाइपरट्रिक्योसिस ये है कि इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स एबनॉर्मल, यानी कि कहीं पे भी, ये देखें आप, ये हाइपरट्रिक्योसिस का असल केस है एक हमारे पास। ये एक्सट्रीम केस है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो इसमें हमने ये खास कॉन्ट्राइंडिकेशन ये पढ़ी कि एक ऐसा पेशेंट जिसके ऑलरेडी बाल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बारीक और ख़राब थे, वो चाहता था कि वो हेयर फॉल रोके, न्यू हेयर आए, लेकिन आप नोटिस करते हो उसके फेस पे पहले ही बाल बहुत ज़्यादा हैं, या उसके सर पे इस तरह से है, ख़वातीन में ख़ास तौर पे। तो याद रखिए कि उसके लिए ये मोनोक्सिडिल फाइनेस्टेराइड की कॉम्बिनेशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Mechanism of action of 5% minoxidil yields higher follicular drug flux and anagen prolongation versus 2 to 3%। इसमें क्या हुआ कि हमें ज़्यादा इससे बेनिफिट मिला, ड्रग फ्लक्स ज़्यादा हुई फॉलिकल्स पे, और दूसरा ये है कि हमें एनाजिन प्रोलॉन्गेशन भी ज़्यादा लंबी हुई। 0.1% फाइनेस्टाइड हमने पढ़ा था कि वो स्कैल्प में लोकलाइज डीएचटी रिडक्शन करता है विद वेरी लो सीरम डीएचटी चेंजेस इन दिस डोज। ठीक है, बॉडी के अंदर चेंज नहीं आती, स्कैल्प के अंदर डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हो जाते हैं कम। जब डीएचटी के लेवल्स कम होते हैं तो डीएचटी जो अपने एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स हैं उन पर जाके बाइंड नहीं करता, तो बाल भी नेचराइज होना कम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। साइड इफेक्ट में लोकल इरिटेशन हो सकती है, स्लाइटली मोर कॉमन देन 3%, व्हीकल डिपेंडेंट। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि जो 3% था उससे पेशेंट को नहीं हो रही थी कोई भी इरिटेशन। आपने अब उसको अच्छा टाइम देख के शिफ्ट किया 5% पे, लेकिन उसको इरिटेशन हुई थोड़ी बहुत। अगर तो वो कुछ दिन में उसका यूज टू हो जाता है तो ठीक है, वरना हम दोबारा उसको 3% पे ले जाएंगे। सिस्टेमिक में रेयर हो सकती है कोई डिजीनेस हो सकता है, क्योंकि आर्टीरियल वेजोडाइलेटर है ना, एडीमा हो सकता है, लिबिडो में चेंजेस आ सकती हैं, ऑल्दो ये सब रेयर हैं। ठीक है, थ्रू पॉसिबली प्रोबेबिलिटी इज लो एट 0.1%। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मेथड ऑफ यूजेज बड़ा इजी है। 1 ml ट्वाइस डेली इज स्टैंडर्ड डोज। बात वही है पहले वाली कि आपने पहले वंस डेली स्टार्ट करना है, अब फिर आप ट्वाइस डेली पे स्टैंडर्ड डोज पे आ जाते हो। 1 ml ट्वाइस डेली स्टैंडर्ड डोज, वंस डेली में भी एडिक्वेट इन सम हायर एडहेरेंस। ठीक है, कुछ लोग जो बहुत रेगुलर होते हैं उसमें वंस डेली भी से उनको रिजल्ट्स भी आ रहे हैं जिससे वो सेटिस्फाइड हैं, तो ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डोज है ट्वाइस डेली। ठीक है। अवॉइड ओक्लूजन, ओक्लूसिव हेडवेयर इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन। लगा के स्प्रे लगा के ऊपर से फौरन से कैप नहीं पहन लेनी, या कोई भी स्कार्फ या कोई भी इस तरह की चीज़ जिससे बाल फुल कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। रिजल्ट्स में हमें क्या रिजल्ट्स मिले? विजिबल थिकनिंग, बाल घने होना शुरू हो गए 3 to 5 मंथ्स के अंदर। रात को लगाए और सुबह घने नहीं हो जाएंगे। पीक अराउंड 9 to 12 मंथ्स, और 9 to 12 मंथ्स में तो बहुत ज़्यादा हो गए। एक्सीलेंट बेनिफिट रिस्क फॉर
मैनी बिगिनर्स, यानी कि बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रिस्क, और बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। अब आप ये देखें 5% मैनॉक्सिडिल 0.1% फेनेस्ट्राइड की कॉम्बिनेशन थी, तो आप ये देखें मॉडरेट टॉपिकल कॉम्बो फॉर अर्ली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ये दो पेशेंट्स हैं। मॉडरेट टॉपिकल कॉम्बो, आप कहोगे कि मॉडरेट तो वो था पहले वाला 3% वाला, 3% माइल्ड था, ठीक है। इसमें देखें 20% जो है वो इंप्रूवमेंट हुई है किसमें, हेयर डेंसिटी में, थिकनिंग में, और 45% रिडक्शन हुई है किस चीज़ में, हेयर फॉल में, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 70% पेशेंट को बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। 5% माइनॉक्सिडिल से अब हम वही डोज रखी, 0.25% फाइनेस्टाइड की डोज हमने बढ़ा दी, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, इंडिकेशंस पे आ जाए। माइल्ड टू मॉडरेट एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, नॉर्वुड 2 to 3। अब नॉर्वुड 2 to 3 पे आए जी, 2 और 3 देखें, आपको ऐसी रिसीडिंग हेयर लाइंस पेशेंट में क्या नजर नहीं आती, डेली बेसिस पे आती है ना, तो उसके लिए हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है 5% मोनोक्सिडिल 0.25% फाइनेस्टेराइड। इसकी रेटिंग आफ्टर inadequate रिस्पॉन्स टू 0.1% फाइनेस्टाइड। 5% मोनोक्सिडिल 0.1% फाइनेस्टाइड पेशेंट यूज करता, उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो हमने फाइनेस्टेराइड की डोज को बढ़ा दिया। पेशेंट्स डिसकंटिन्यूइंग ओरल फाइनेस्टाइड सीकिंग अ रोबस्ट टॉपिकल ऑल्टरनेटिव। अब ऐसे पेशेंट जो ओरल फाइनेस्टेराइड ले रहे थे, जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल सिस्टेमिकली भी कम कर रही थी, अब उन्होंने छोड़ा तो उसका जो हेयर था वो दोबारा से टीलोजन फेज में आना शुरू हो गया, तो उनको एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें फाइनेस्टेराइड के लेवल ज़रा अच्छे हों, ताकि उसके दोबारा से बाल सारे गिर ना जाए, या जो मिनिचराइजेशन शेडिंग, ये वो जो आगे कुछ होना है डीएसटी के लेवल्स बढ़ने से, वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी बेस्ड फीडिंग है, नॉन सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, सेंसिटिविटी टू फाइनेस्टेराइड, डिस्कस रिस्क इवन थ्रू टॉपिकल एक्सपोजर इज लोअर, ठीक है। अगर पेशेंट को पहले से कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट सेंसिटिविटी है, साइड इफेक्ट्स आते हैं या सेंसिटिविटी, जैसे एक पेशेंट है वो पहले ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट है, ठीक है, या उसको फाइनेस्टेराइड से पहले ही सेंसिटिविटी है, और आपने बेशक टॉपिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता खास, लेकिन जो इंसान पहले ही इस चीज़ से अफेक्टेड हो, उसको अगर आप दे देंगे तो उसको फर्क पड़ भी सकता है, इसलिए पहले डिस्कशन कर लें। ऑल जनरल स्कैल्प कार्डियक कंडीशंस एज अबव, यानी कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या फिर एक्टिव डर्माटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, 0.25% फाइनेस्टाइड सब्सटेंशियली रिड्यूसेस स्कैल्प डीएचटी, बॉडी पर असर नॉर्मल लोगों के नहीं करता, लेकिन जिसके पहले ही मेल हार्मोन्स कम है उसको असर कर सकता है, विद लिमिटेड सीरम सप्रेशन। सीरम के अंदर बहुत लिमिटेड सप्रेशन है, ठीक है, वो हमारी ब्लड सीरम में। ऑफन द स्वीट स्पॉट बिटवीन एफिकेसी एंड सेफ्टी, ये जो हमारा है ना कॉम्बिनेशन 0.25% की फाइनेस्टेराइड की, ये एक स्वीट स्पॉट है बिटवीन एफिकेसी एंड सेफ्टी, यहाँ पे अच्छी एफिकेसी भी मिल जाती है और सेफ भी है। 5% मोनोक्सिडिल मैक्सिमाइजेज एनर्जी सपोर्ट एंड द फॉलिकुलर साइज, साइज भी बड़ा होना शुरू हो गया, बाल बड़े थिक होना शुरू हो गए, और एनर्जिन जो फेज था वो लंबा होना शुरू हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। साइड इफेक्ट में लोकल एरिथीमा और लोकल इरिटेशन और एथीमा, यानी कि रेडनेस। इसके अलावा स्मॉल बट रियल चांस ऑफ लिबिडो और मूड चेंजेस हो सकती हैं पेशेंट के अंदर, अगर वो खास तौर से पहले से इन प्रॉब्लम से, तो फिर तो मस्ट है। यूजुअली आर रिवर्सिबल ऑन डोज रिडक्शन और डिसकंटिन्यूएशन। ये जो चेंजेस आएंगी ना, लिबिडो कम हो जाना या मूड चेंजेस हो जाना, ये फाइनेस्टेराइड से, इसमें आप डोज रिड्यूस कर सकते हो, जैसे 0.25 से 0.1 पे, तो ये सही हो जाएगा। या आप ये डिसकंटिन्यू कराओगे तो फिर ये प्रॉब्लम से, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसकी बॉडी में। मेथड ऑफ यूजेज, नेक्स्ट स्लाइड। मेथड ऑफ यूजेज में 1 ml ट्वाइस डेली। मेनी क्लिनिशियंस प्रेफर वंस नाइटली टू मिनिमाइज डे टाइम ट्रांसफर टू कॉन्टैक्ट्स और पिलोज, ठीक है। इसने क्या किया कि 1 ml ट्वाइस डेली इसकी डोज है, स्टैंडर्ड डोज तो ये है, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स ये करते हैं कि वो कहते हैं कि बस एक दफ़ा ही रात को लगा लें, ठीक है, तो डे टाइम ट्रांसफ़र नहीं हो सकता कॉन्टैक्ट्स को या पिलोज को। कहने का मकसद ये है कि जिस सोफे पे बैठ रहे हैं, जिस कुशन को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए फाइनेस्टेराइड, या आसपास के लोगों को जिसको टच हो रहा है या जिस तरह से, तो उसमें क्या होगा कि फाइनेस्टेराइड से उनकी बॉडी भी एक्सपोज हो जाएगी। खास तौर से जो मेल्स हैं, आपको पता है, वो बहुत ज़्यादा इस बारे में कॉन्शियस होते हैं, तो बहुत से लोग बस रात को लगाने का कह देते हैं। रीएसएस एट 12 to 16 वीक्स, यानी 3 से 4 महीने के बाद उस पेशेंट को दोबारा देखें। कंसिडर एवरी अदर डे इफ माइल्ड सिस्टेमिक स्कैल्प अकर, सिस्टेमिक सिम्टम्स अकर, ठीक है। और अगर जो था पेशेंट को कोई सिस्टेमिक या सिम्टम्स आ रहे हैं, माइल्ड सिस्टेमिक सिम्टम्स, यानी कि मूड चेंजेस, लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं,
जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप डेली उससे उसका फॉलोअप लेंगे और शायद फिर आप डिसकंटिन्यूएशन या डोज लो करने की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। रिजल्ट्स में शेडिंग टू ड्रॉप होती है 6 to 8 वीक्स में। बाल गिरना रुक गए 6 से 8 हफ्ते, यानी कि 1.5 से 2 महीने में। डेंसिटी जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई। ऑफन अर्लियर 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर ही डेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई। देन 0.1% फॉर्मुलेशन, ठीक है, इससे ज़रा जल्दी बढ़ी। उसमें आप देख रहे थे 6 to 9 मंथ्स में जा रही थी 0.1% पे, अब 0.25% ने 3 to 4 मंथ में बाल घने कर दिए। बेस्ट ओवरऑल बैलेंस फॉर टिपिकल मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अब यहाँ पे देखें, तस्वीर को देखें, तो ये अर्ली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का पेशेंट आया। इसमें 15% इंक्रीज हुआ हेयर नंबर और 45% शेडिंग और साइड इफेक्ट्स कम हुए। ओवरऑल हमें 60% थी इसके अंदर इंप्रूवमेंट फील हुई। नेक्स्ट स्लाइड। जो फोर्थ हमारे पास सीरम में 5% मोनॉक्सिडिल और बहुत ज़्यादा यानी कि 0.5% फाइनेस्टेराइड है। वही सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ चेंज किस चीज़ में हुई है, हमारी फाइनेस्टेराइड के कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इंडिकेशंस में मॉडरेट एडवांस्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और रिफ्रैक्टरी केसेस आफ्टर 0.25%। ऐसे पेशेंट्स जिनका प्रेजेंट ही बहुत ज़्यादा एडवांस है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के साथ किए हैं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के साथ, या ऐसे केसेस जिनको 0.25% से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसमें हम 0.5% फाइनेस्टेराइड दे देते हैं 5% मोनॉक्सिडिल के साथ। पेशेंट्स अनविलिंग टू यूज ओरल फाइनेस्टेराइड बट नीडिंग स्ट्रॉन्गर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्लॉकेज। ऐसे पेशेंट जो कहते हैं कि हमने ओरल तो यूज़ कोई नहीं करना फाइनेस्टेराइड, ठीक है, तो लेकिन हमें डीएचटी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे कुछ फीमेल्स आती हैं, जब उनके अंदर एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं पीसीओएस में वेट गेन के साथ, तो उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, बड़ी कॉन्शियस होती हैं वो और उनको इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उनकी बॉडी के अंदर सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स आए ना आए, उनको स्ट्रॉन्ग एंटी एंड्रोजन चाहिए होता है कोई, ठीक है। तो ये 5% मोनॉक्सिल 0.5% फाइनेस्टेराइड एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास चीज़ है। दूसरा ये होता है कि जो ओरल फाइनेस्टेराइड दी जाती है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब ख़ास तौर से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ कि पेशेंट कहता है भाई मैं ओरल नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने यहाँ मुझे जितनी स्ट्रॉन्ग देनी है दे लें। तो उस पर हम 5% मोनॉक्सिल 0.5% फेनेस्ट्राइड दे देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्ट्राइंडिकेशन में ऑल स्टैंडर्ड वन जो हमने पढ़ी थी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, कार्डियोवास्कुलर, ये वो सब कुछ, साथ साथ में हाइटेंड कॉशंस इन इंडिविजुअल विद प्रायर फाइनेस्ट्राइड रिलेटेड सेक्सुअल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। सेक्सुअल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स पेशेंट को कौन सी होती हैं? जो मेल्स होते हैं उनमें मूड चेंजेस शुरू हो जाते हैं, फीमेल्स के अंदर भी होता है, और लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, और ईडी, ये 3 मेन है। इसके अलावा छोटी छोटी भी बहुत सारी होती हैं। अवॉइड कंबाइनिंग विद ओरल फाइनेस्ट्राइड अनलेस मॉनिटर्ड, रिस्क ऑफ एरिटिव सिस्टेमिक सप्रेशन। कुछ लोग खुद ही से क्या करते हैं, घर में भी ओरल फाइनेस्ट्राइड लेते होते हैं और ऊपर से डॉक्टर से ये भी लिखवा लेते हैं, बताते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं लेते दूसरे डॉक्टर के पास जाके। तो क्या होगा, फाइनेस्टेराइड के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना, कॉम्बिनेशन नहीं करनी, पेशेंट को आप पहले ही बता दें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है, 0.5% फेनेस्ट्राइड जो था उसका लेवल चेंज किया हमने 0.25 से। इट प्रोड्यूसेस डीपर फॉलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड मीनिंगफुल सीरम डीएचटी रिडक्शन इन सम यूजर्स, ग्रेटर सिस्टमिक एक्सपोजर देन 0.25, यानी कि बॉडी के अंदर भी ये डीएचटी के लेवल्स को कम कर रहा है, ठीक है। ये बात पेशेंट को बतानी है। बेशक हमारा जो डीपर फॉलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो है ये हो रही हैं, इससे अच्छे बालों में बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डीप जाके डीएसटी के लेवल जो थे उनको कम किया जा रहा है, लेकिन ब्लड में एब्जॉर्प्शन है। साइनर्जी विद 5% मोनॉक्सिडिल कैन नीड फास्टर कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट। अगर हम खाली फाइनेस्टाइड यूज़ करें तो एक अलग बात थी, लेकिन हमने मोनॉक्सिडिल को भी ऐड कर दिया तो हमारी कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतर इससे आती है। नेक्स्ट स्लाइड। साइड इफेक्ट्स में देखें, लोकल तो वही है ना, अरिथीमा, इरिटेशन, ये सब कुछ, ठीक है। सिस्टेमिक इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट रिस्क ऑफ पॉसिबल डिक्रीज लिबिडो, इरेक्टाइल सिम्टम्स, मूड चेंजेस, गायनेकोमेस्टिया इन मेन, एंड रेयर डोज लिंक्ड। दे आर टिपिकली डोज लिंक्ड, यानी कि जो पेशेंट जो था ऑलरेडी कुछ ऐसी प्रॉब्लम सफ़र कर था या नहीं भी सफ़र कर रहा था, तो उसके अंदर क्योंकि सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इसकी फाइनेस्टेराइड की ज़्यादा है, तो लिबिडो कम हो जाना, इरेक्टाइल सिम्टम्स यानी डिसफंक्शन हो जाना, मूड चेंजेस हो जाना, और गायनेकोमेस्टिया, ये नया पॉइंट आपने पढ़ा इस डोज के साथ। ये डोज क्या है, ये डोज है 0.5% फाइनेस्टाइड, यानी कि मेल जो थे उनके अंदर ब्रेस्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाना। ये डोज लिंक्ड ही है, ठीक है। और जब आप इसकी इस डोज को कम करेंगे या आप इसको डिसकंटिन्यू करवाएंगे तो इनका रिवर्सल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड।
कि पेशेंट को आपने पहले भी बताना है। मेथड ऑफ यूसेज ये है कि बिगिन वंस नाइटली 1 ml इफ़ वेल टॉलरेटेड आफ्टर 2 to 4 वीक्स। पेशेंट के साथ फॉलोअप में रहें, 2 हफ्ते के बाद वो आपको रिपोर्ट करे, वो भूल जाए 4 हफ्ते तक भी, तो आप उसको इंक्रीज कर दें ट्वाइस डेली इफ़ नीडेड। ठीक है, पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे, उसको अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं, तो आप उसको बढ़ा दें। क्वेश्चन है, कंसिडर ब्लड प्रेशर चेक इन सिम्टोमेटिक यूजर्स। जो पेशेंट जो थे उनको कोई ऐसा सिम्टम बताते हैं कि उनके सर में दर्द होता है, उनको गर्मी लगती है, तो उनका ब्लड प्रेशर भी साथ साथ देखें। नेक्स्ट स्लाइड। रिजल्ट्स पाए जाते हैं क्विकर विजिबल रिस्पॉन्स 2 से 3 महीने में। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अब हमारी शादी है तो हमें कुछ क्विक चाहिए, खासतौर से लड़कियां, तो इन मेनी स्टेबलाइजेशन ऑफ हेयर लाइन जहाँ पे होती है वहाँ से रिसीड होना बंद हो जाती है। क्राउन कैन बी नोटेबली इम्प्रूव्ड। क्राउन जो है, जो मिड स्कैल्प एरिया और जो हमारी हेयर लाइन है, जो फ्रंटल एरिया, दोनों इम्प्रूव होते हैं। यूज मॉनिटरिंग फोटोज ट्राइकोस्कोपी टू बैलेंस गेन्स वर्सेस टॉलरेबिलिटी। आप क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे ये टॉलरेंस का इशू है, मुझे एरिथीमा हो रहा है, मुझे इचिंग होती है, ये वो, तो आप उसे कहें कि अपनी तस्वीरें देखो पहले से कि कितना बेहतर तुम्हारे बाल हो गए हैं, अपनी पुरानी तस्वीरें निकालो, तो फिर इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करो ना कि तुम्हें फ़ायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या है। तो ये 12 महीने के रिजल्ट्स के बाद की तस्वीर है। 25% हमें इसमें गेन हुआ, 45% लॉसेस हमारे रुक गए, ओवरऑल जो हमें बेनिफिट हुआ वो हमारा 75% हुआ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। 5% मोनोक्सिडिल, 1% फाइनेस्टराइड, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इसमें हम बाकी सब तो सेम है, फाइनेस्टराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड। इंडिकेशन में देखें, एडवांस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, नॉरवुड 4+। अब नंबर 4 पे आप आए, आप देखें कि उसको वर्टेक्स के साथ साथ मिड स्कैल्प में भी उसको इश्यूज शुरू हो चुके हुए हैं। ठीक है, वेयर सर्जरी इज़ नॉट येट प्लान और एज अ प्री पोस्ट ट्रांसप्लांट adjunct। अभी सर्जरी का हमारा प्लान पेशेंट नहीं करवाना चाहता, ठीक है, या वो अभी सूटेबल कैंडिडेट नहीं है किसी वजह से, और या वो करवा चुका है तो ट्रांसप्लांट के बाद इसको यूज़ करना है, या ट्रांसप्लांट से पहले यूज़ करते हैं ताकि ट्रांसप्लांट का स्टे अच्छा हो। Situations requiring maximal tropical dihydrotestosterone suppression but oral therapy is declined or not tolerated। ऐसे पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा चाहिए डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन सप्रेशन, जिसका मेन मसला ही डीएचटी के लेवल्स की वजह से, हमने पढ़ा था ना, एक हार्मोनल इशू था, एक जेनेटिक था, हार्मोनल ही उसका मेन इशू है, और लेकिन वो ओरल नहीं लेना चाहता या वो ओरल टॉलरेट नहीं कर पाता, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा हाई डोज ऑफ डीएचटी सप्रेसर देनी पड़ती है, यानी फाइनेस्टराइड की हाई डोज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Contraindications in pregnancy, breastfeeding, trying to conceive partners, avoid it during transfer, avoid drug transfer। देखो, trying to conceive partners, ऐसा मेल भी जिसके अभी औलाद होनी है, औलाद करना चाहता है, क्योंकि इसमें ड्रग ट्रांसफ़र है, उसके सर से अगर दूसरे के सर में ये ट्रांसफ़र हो जाता है, फाइनेस्टराइड कॉन्टैक्ट पिलो से कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो फीमेल के लिए भी तो ये ठीक नहीं है ना। ठीक है, और मेल के लिए तो वैसे ही नहीं, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ही बहुत ज़्यादा है इसकी। प्रायर सिग्निफिकेंट फाइनेस्ट्रेट एडवर्स इफेक्ट, जिसको पहले ही गायनोकोमेस्टिया हो गया था, अब उसको तो नहीं आप ये डोज दे सकते। कॉन्करेंट ओरल फाइनेस्टेराइड ड्यूट्रेस्ट्राइड अनलेस प्रिस्क्राइब बाय अ स्पेशलिस्ट, एक्सेस सप्रेशन। अब ये ना हो कि पेशेंट आपको बताए बगैर ओरल भी ले रहा है और आप साथ ये भी इतनी हाई डोज में कर दें, तो फिर तो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे ना। अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल केस हो, कंसल्टेंट से मशवरा कर लें। ऑल स्टैंडर्ड स्कैल्प और कार्डियक क्वेश्चंस, वो तो जो पहले थी वो है ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिकल एक्शन 1% फाइनेस्टराइड, इसमें न्यू चीज़ है, achieves a very high local concentration। Serum DHT can be meaningfully lowered in some users, approaching oral-like effects, patent synergy with 5% minoxidil। अब 5% minoxidil ने वेजोडाइलेटेशन की, आर्टीरियोलर आर्टरीज पहले ही ब्लड से भरी हुई और इतनी बड़ी बड़ी हुई हुई थी, अब जो हमने इतनी हाई डोज फाइनेस्टेराइड की दी स्कैल्प में, तो उसने बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन हुई, लेकिन वो साथ साथ उसकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन भी बहुत बढ़ गई और सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स भी आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि टेबलेट खाने से आते थे उस लेवल के ऊपर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। साइड इफेक्ट्स में लोकल इरिटेशन, रिस्क सिमिलर जैसे पहले पढ़ा था, मैनेज विद व्हीकल्स,
ट्विक्स और बैरियर रिपेयर क्रीम्स। व्हीकल ट्विक्स या बैरियर रिपेयर क्रीम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हो सकता है आपका स्कैल्प का जो बैरियर है, आपकी स्किन बैरियर, वही खराब हो सकता है उस आपका उसकी रिपेयर क्रीम कौन सी होती है? जिंक ऑक्साइड होती है। हो सकता है आपके जो व्हीकल्स हैं, यानी ये अल्कोहल बेस्ड है ना सीरम, ये तो ये अल्कोहल जो ओवर ड्राइनिंग या एरिथीमा या रेडनेस कॉज कर रही है, तो उसमें आप व्हीकल चेंज कर सकते हो, किसी और बेस में इसको बनवा सकते हो। सिस्टेमिक में हाईएस्ट ट्रॉपिकल रिस्क टीयर है इसका। सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हैं, मूड चेंजेस हैं, रेयर गायनेकोमेस्टिया है, जनरली रिवर्सिबल, रिक्वायर्स क्लोज मॉनिटरिंग। पेशेंट को अपने उसके साथ राब्ते में रहना है। ये रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ ये तो नहीं कि उसके बाल उगाने के लिए आप उसकी ज़िंदगी तबाह कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Start once nightly 1 ml for 6 to 8 weeks. ओनली एस्केलेटेड if clearly needed and well tolerated। इसमें आपको सिर्फ 1 ml रात को इस्तेमाल करना है, दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, वो भी कंसल्टेंट जो है एवेल्युएट करे तो फिर। और 6 to 8 वीक्स जो है वो आपने इसको यूज़ करते रहना है कम अज़ कम। काउंसिल ऑन हैंडलिंग प्रिकॉशंस, वॉश हैंड्स, यानी कि इसको आपने स्प्रे किया और उसके बाद आपने थोड़ा सा सर को रब किया, तो अपने हाथ भी उसके बाद धो लिया। अवॉइड कांटेक्ट विद प्रेग्नेंट पार्टनर्स, और अगर वाइफ प्रेग्नेंट है या किसी जैसे जो यूज़ कर रहा है मेल, वो खुद डॉक्टर है और वो क्लिनिक पे जाके फीमेल पेशेंट्स को टच भी करता है, जाहिर है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। फाइनेस्टेराइड, अलाउ फुल ड्राइंग बिफोर स्लीप और क्लोजनेस। फुल ड्राइंग का मतलब ये होता है कि सारी प्रोडक्ट तकरीबन एब्जॉर्ब हो चुकी है, तब आप सोएं। या जो किसी भी कोई कांटेक्ट है किसी किस्म का, तब करें, ठीक है। क्योंकि अगर अभी वेट है और आप सो गए और फिर आप अनकॉन्शियस हैं, आपका हेड कहीं और जाके लग रहा है, उधर सारी ड्रग ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। रेपिड स्टेबलाइजेशन एज अर्ली एज 6 to 10 वीक्स। 6 to 10 वीक्स कहाँ, हम 9 to 12 मंथ्स पढ़े थे। तो 1.5 से 2 हफ्ते 2 महीने के अंदर अंदर जो है पेशेंट के हेयर फॉल रुक गया, और जहाँ पे कंडीशन थी वहीं स्टेबल हो गई। रॉबस्ट थिकनिंग बाय 3 to 4 मंथ्स इन रिस्पॉन्डर्स, और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर बाल थिक और घने और रॉबस्ट, यानी कि एकदम से। रिस्क बेनिफिट मस्ट बी पर्सनलाइज, कंसिडर स्टेप डाउन वन स्टेबल, और एक दफ़ा जब कंडीशन स्टेबल हो जाए तो फिर आप इसमें डोज बेशक कम भी कर दें। इसका क्या मतलब है? रिस्क बेनिफिट मस्ट बी पर्सनलाइज। पेशेंट को जो है ये पता होना चाहिए कि वो किस बेनिफिट के लिए आया है और इसके क्या रिस्क हैं। अगर वो रिस्क लेना चाहता है और ये बेनिफिट्स अचीव करना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है, ठीक है। अब ये देखें, स्ट्रॉन्ग टॉपिकल कॉम्बो दिया हमने एडवांस्ड एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए। 20% जो था इम्प्रूवमेंट आई, और 40% जो हमारे थी डैमेजेस, वो कंट्रोल हो गए। ओवरऑल हमें 65% बेटरमेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्ट्स क्या हैं? कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन पोटेंसी, यानी कि थोड़ी डोज रोज़ लगा लेना, टॉइस डेली लगा लेना, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप कहें कि मैं स्ट्रॉन्ग डोज एक रात में ही लगा लूँ और सुबह सही हो जाऊँ। मिसिंग डोजेज रिड्यूसेस बेनिफिट ड्रामेटिकली, और इरेगुलर होने से सारा बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। फोटोग्राफिक ट्रैकिंग एवरी 8 to 12 वीक्स, हर डेट से 2 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के बाद तस्वीरें लेना बहुत ज़रूरी है, रोज़ तस्वीर नहीं लेनी होती। Helps judge true response. Scalp health first. Manage dandruff, seborrhea to improve penetration and comfort. ठीक है, पहले आप स्कैल्प के मसले तो सही करें। अगर ऊपर डेड स्केल्स पड़े हुए हैं, डेंड्रफ केस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, तो उससे क्या होगा? ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, पेनिट्रेट नहीं होगी, सही तरह रिजल्ट ही नहीं आएगा, और इरिटेशन वगैरह भी होती रहेगी। इफ साइड इफेक्ट्स इमर्ज, फर्स्ट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल एवरी अदर नाइट, और स्टेप डाउन कॉन्सेंट्रेशंस बिफोर स्टॉपिंग एंटायरली। अगर साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो है उसी वक्त ड्रग ख़त्म की और बिन में फेंक दी, इसको उठा के नहीं। आप इसको अपने फिजिशियन से डिस्कस करते हो और उसको अल्टरनेट नाइट्स पे कर लेते हो या डोज कम कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। कंपैरिजन टेबल में आप देखें, topical combinations of minoxidil and finasteride represent a dual mechanism approach to androgenic alopecia। सिर्फ ये नहीं किया कि हमने ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर दिया है, सिर्फ ये भी नहीं किया कि हमने DHT लेवल्स कम कर दिए, हमने दोनों चीजें मिला के की। Minoxidil promotes follicular blood flow and prolongs the anagen phase, while finasteride locally suppresses dihydrotestosterone levels. The key androgen deriving follicular miniaturization. The following guide summarizes pharmacologic distinctions, indications, and risk benefit profiles for common
कंपाउंडेड कॉन्सेंट्रेशंस डिस्पेंस बाय दिस ग्रीन फार्मेसी, जिसके रेफरेंस हम पढ़े। अब इसमें देखें फार्मूला दिया हुआ है 3%, माइनऑक्सिडिल 0.1%, फाइनेस्ट्राइड पोटेंसी इसकी लो है, लेकिन इसकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, लेस देन 1%, और एफिकेसी इसकी माइल्ड है, बहुत एफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स लो हैं, और बेस्ट यूज इसका होता है अर्ली थिनिंग के लिए और सेंसिटिव स्कैल्प के लिए। जो 5% मोनोक्सिडिल 0.1% फाइनेस्टेराइड है, इसकी पोटेंसी मॉडरेट है, बहुत अच्छा भी नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, और सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इसकी कम है, और माइल्ड टू मॉडरेट एफिकेसी है, साइड इफेक्ट्स इसके लो हैं, मेंटेनेंस और प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जो 5% मोनोक्सिल 0.25% फाइनेस्ट्राइड है, ये एक बैलेंस्ड हमारे पास, हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक जो साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स के बैलेंस में जो कॉम्बिनेशन है सबसे अच्छी वो ये है। इसकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन लो है 3 to 5%, एफिकेसी ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब होता है कि जितनी रिक्वायर्ड है मैक्सिमम जो सबसे अच्छी है वो है इसकी। साइड इफेक्ट्स इसके कम है, टिपिकल मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए यूज़ की जाती है। 5% मोनोक्सिडिल एंड 0.5% फाइनेस्टेराइड जो है, इसकी पोटेंसी हाई है, मॉडरेट सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन है, जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी भी तो हाई थी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट रिस्क मॉडरेट था। इसमें रिसीडिंग हेयरलाइन और क्राउन लॉस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। 5% मोनोक्सिडिल एंड 1% फाइनेस्टेराइड की पोटेंसी वेरी हाई है, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इसकी हाई है, 15 to 20% तक ड्रग जो है वो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब हो जाती है, और एफिकेसी इसकी मैक्सिमल है, और साइड इफेक्ट रिस्क इसका मॉडरेट टू हाई है, यानी कि एडवांस हेयर लॉस अंडर सुपरविजन में इसको सिर्फ यूज़ किया जाता है। Lower finasteride combinations 0.1% to 0.25% prioritize safety and tolerability with sufficient efficacy for early androgenic alopecia, while higher strengths 0.5 to 1% offer accelerated regrowth at increased risk of systemic absorption. Treatment adherence, scalp condition, and consistent twice daily application remain the strongest predictors for success. ठीक है, next slide. इसमें आप ये देखें ज़रा, रिस्क वर्सेस बेनिफिट पोटेंशियल। ये वर्टिकल जो ग्रिड है इसके ऊपर है साइड इफ़ेक्ट्स, और जो थेरेप्यूटिक पोटेंसी है वो ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड पे है। जब हमने जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ाते गए वैसे वैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ते से बढ़ते चले गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। जो क्वेश्चन है ये टॉपिक खत्म हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।